हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो फर्स्टली हम इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं आज की। 2 अप्रैल यानी आज के दिन वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑटिज़म क्या होता है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी बॉडी के फंक्शंस में बहुत अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ऑटिज़म की अवेयरनेस के लिए आज के दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस साल की है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। अब जब ऑटिज़म की बात हो रही है ना, एक हमने रिसेंटली न्यूज़ में कवर किया है ना, जिया राय एक ऑटिस्टिक चाइल्ड हैं जो कि 13 ईयर ओल्ड हैं। ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्विमर बन चुकी हैं जिन्होंने जो पार्क स्ट्रेट है उसको क्रॉस किया है। 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है पार्क स्ट्रेट का ना, वो क्रॉस किया है इन्होंने। 13 ईयर ओल्ड हैं और 13 आवर्स में ही इन्होंने क्रॉस किया है। 13 आवर्स में फास्टेस्ट स्विम करके इन्होंने इस पार्क स्ट्रेट को क्रॉस किया है। तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट, द 20th edition of the bilateral naval exercise between the Indian Navy and French Navy is being conducted in the Arabian Sea from March 30 to April 3rd, 2022. What is the name of the exercise? भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम है वरुणा। वरुणा एक्सरसाइज है ये, जो इंडिया और फ्रेंच की नेवी के बीच में होती है। अब थोड़े से स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। वरुणा इसका नाम है, हमने डिस्कस कर लिया। ये 1993 से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। ठीक है, 1993 से इस एक्सरसाइज को हम लोग ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया था। अब इस एक्सरसाइज में अलग अलग शिप्स, दोनों नेवीज़ की, इंडियन और फ्रेंच नेवीज़ की शिप्स, सबमरीन्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स, ये सब परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर हम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो वो हैं एडमायरल आर हरी कुमार। एडमायरल आर हरी कुमार। अब हम थोड़ी सी ना और इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेज कुछ मैं आज लेके आई हूँ, ये हम डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइजेज भी बहुत पूछी जाती हैं और साथ में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो फिर हम ये थोड़ी जो इम्पॉर्टेंट हैं ज़्यादा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। इंदिरा एक्सरसाइज होती है इंडिया और रशिया के बीच में। ओके, ऑसिनडेक्स जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होती है इंडिया की। अब हम सिर्फ नाम डिस्कस करेंगे जिस दूसरी कंट्री के साथ होती है। ठीक है, सहयोग काइजन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज होती है जिसमें इंडिया और जापान के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ कोस्ट गार्ड वाली होती है, और जो नॉर्मल इंडिया और जापान की नेवी वाली एक्सरसाइज होती है उसको जिमेक्स बोलते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, नसीम अल बार जो है वो इंडिया की ओमान के साथ होती है। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर की होती है। स्लेनेक्स हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंडिया श्रीलंका के साथ होती है। और कोंकण जो है वो इंडिया और यूके के बीच में होती है। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ बाय हाउ मच % टू बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए महंगाई भत्ते या महंगाई राहत में कितने % की वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये दी है 3% की। 3% की मंजूरी इसको मिल गई है। थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स इसके देख लेते हैं और थोड़ी डिटेल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो कैबिनेट था इसको चेयर किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके अंडर ये बताया गया है कि जो भी आपको डीएनएस अलाउंस या डीएनएस रिलीफ मिलता है, पेंशनर्स को मिलता है, ये डीएनएस रिलीफ जो पेंशनर्स को मिलता है, डीएनएस अलाउंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिलती है। तो इसमें ना कुछ % बढ़ा दी गई है, मतलब कि ये महंगाई के लिए है। बेसिकली महंगाई भत्ता या महंगाई राहत ये मिलती है। ये आपको मिलती है आपकी जितनी भी सैलरी होती है, जो जितनी भी पेंशन होती है, पेंशनर्स के लिए जितनी पेंशन होती है उस पर इंक्रीज़ हो गया। और जो सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ हैं आपके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको उनकी सैलरी पे 3% का हाइक मिल गया। पहले ये 31% होता था और अब 34% का हाइक हो गया इसमें। 34% मतलब टोटल हो गया अब। ओके, ये इफेक्टिव होगी जनवरी 1, 2022 से। ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अब ये अप्रूवल अभी हुआ है आपका मार्च एंड या अप्रैल में इसका अप्रूवल हुआ है। बट ये अप्लाई कब से हो रहा है? जनवरी 1 से, इस साल के फर्स्ट डे से इसको अप्लाई कर दिया जाएगा, ताकि अभी तक जितना भी प्राइस राइज हुआ था उसको भी कंपनसेट किया जा सके। जो इसके बेनिफिशरीज़ हैं गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स, उनको इसका फ़ायदा जनवरी से लेके मिल सके। तो कैलकुलेट ये जनवरी से लेके होगा। ठीक है,
और ये हाइक जो है वो नियरली 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और 69 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद सैमसंग टू स्टार्ट स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो ये किया आपका मणिपुर ने। मणिपुर ने किया है ताकि वो स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर खोल सके एज अ पार्ट ऑफ किसके अंडर, मणिपुर ओलंपियन पार्क के अंडर और खुमन लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंडर। ये मणिपुर में सिचुएटेड है, इसके अंडर ये स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर एक खोलने जा रहे हैं, जिसमें जो भी मणिपुर के ओलंपियंस हैं ना, जिनकी भी जितनी भी अभी तक की अचीवमेंट्स रही हैं, उनको और ग्लोरीफाई किया जा सके, उनको आम जनता तक या और जनता तक पहुंचाया जा सके। ओके, इसके लिए किया गया है डिजिटली उनकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा इस एक्सपीरियंस सेंटर के अंडर। इससे आपकी जो ओलंपियंस होंगे उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि आप किसी की भी तारीफ़ करते हो तो वो ऑब्वियसली उससे बूस्टअप होकर और अच्छा परफॉर्म करता है ना। तो यहाँ पर भी ओलंपियंस जो होंगे उनका टैलेंट और उभर के आएगा, और जो यंग जनरेशन भी होगी वो भी स्पोर्ट्स को एज अ करियर चूज़ करेगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ एक्चुअली इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि वो सोचेंगे कि हाँ इसमें भी कुछ फ़ायदा होगा, यहाँ पर भी लोग हमारे को जानेंगे और इसमें आगे एज अ करियर इसको एज एन ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर का कैपिटल अगर हम देखें, इम्फाल वहाँ का कैपिटल है, गवर्नर वहाँ के हैं ला गणेशन और सीएम है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ लॉन्च्ड स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म, अ न्यू डिजिटल एंड इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब, नाम ही इसका माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब है, जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स को सपोर्ट करेगा। इंडिया में जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं ना, जिन्होंने मतलब नए नए अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं, उनको हेल्प करेगा ये। इसमें टोटल 3 लाख US$ का बेनिफिट मिलने वाला है और क्रेडिट मिलने वाला है जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उनको। साथ के साथ इसमें फ्री एक्सेस मिलेगी टेक्नोलॉजी, टूल्स और रिसोर्सेज की। ठीक है, रिसोर्सेज, टूल्स और टेक्नोलॉजी की फ्री एक्सेस मिलेगी स्टार्टअप जितने भी नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन की बात करें तो वो हैं सत्या नडेला। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, याद रखना है आपको। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO और चेयरमैन हैं। हेडक्वार्टर्स हैं इसके रेडमंड, वॉशिंगटन, USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 9th इंडिया सीशेल्स joint training exercise concludes at Seychelles on 31st March 2022 with a 48-hour validation exercise. What is the name of this exercise? 9वां भारत सेशल्स संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सेशल्स में 31 मार्च 2022 को 48 घंटे के सत्यापन अभ्यास के साथ संपन्न हुआ। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है लमितीय 2022। ओके, थोड़ी इसकी स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। 9th एडिशन आपको ये याद रखना है, इंडिया और सीशेल्स के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, नाम उसका लमितीय 2022 है। स्टार्ट हुई थी ये 22 मार्च 2022 को, चली कब तक थी? 31 मार्च 2022 तक। सीशेल्स के ही डिफेंस एकेडमी जो सीशेल्स में ही लोकेटेड है, वहाँ पर ये कंडक्ट की थी। लमितीय ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली क्या टारगेट कर रही है कि जैसे हम इंडियन और हमारी सीशेल्स की जो आर्मी है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन में साथ काम करती है, ठीक है, वहाँ पर को एग्जिस्ट करती है, तो उसमें वो और ज़्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर सके, कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होती है, तो उनका मेन पर्पज़ यही होता है कि दोनों कंट्रीज़ जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बन सके, इसलिए मेनली ऐसी एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और सीशेल्स जो हैं वो दोनों काम करते हैं, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। ठीक है, अब हम थोड़ी सी और जॉइंट एक्सरसाइज देख लेते हैं, अलग अलग है ये सारी। संप्रीति है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड। वज्र प्रहार US के साथ होगी। युद्ध अभ्यास भी US के साथ होगी। ये 2 एक्सरसाइज हैं, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये दोनों इंडिया और US के बीच में होती है। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया के साथ होती है।
गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। धर्मा गार्डियन इंडिया और जापान। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में होती है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और कॉर्पेट जो होती है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, सारी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA या जीगा भी कहते हैं इसको, साइंड लोन अग्रीमेंट्स विद विच कंट्री टू प्रोवाइड जापानीज ODA लोन्स ऑफ 312.258 बिलियन येन। अब एक ये जो एजेंसी है इसने इंडिया के साथ एक मैंने आपको आंसर ही बता दिया, इसमें इंडिया आंसर है, ठीक है। इंडिया के साथ इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 312.258 बिलियन येन का लोन अग्रीमेंट ये है। तो ये साइन किया है जीका के साथ इंडिया ने। 31 मार्च 2022 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। और जीका जो है एक जापानीज़ एजेंसी है, आपको पता लगी गया। इन्होंने जो ODA साइन किया ना, ODA मतलब कि ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ऐसा एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसका टोटल अमाउंट है 312.258 बिलियन येन। ये 7 प्रोजेक्ट्स होंगे ऐसे इंडिया में जिसके लिए ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया। ये जो अमाउंट है ये इन 7 प्रोजेक्ट्स पे स्पेंड होगा, ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो मूव है ना, ये जो लोन अग्रीमेंट वाला मूव है, ये इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है ना उसको भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, उसको और स्ट्रेंथन करने वाला है। इंडिया और जापान की जो रिलेशनशिप है इस टाइम उसको इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 70 ईयर्स हो गए इस साल। 70th एनिवर्सरी भी है ये इंडिया और जापान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की, ओके। जीका के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो उनका नाम है किताओका शिंची और हेडक्वार्टर्स है वहाँ के टोक्यो जापान में। इस्टेब्लिश 2003 में हो चुका है, ओके। ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन भी इंपॉर्टेंट रहती है तो आपको एटलीस्ट जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ वो ज़रूर याद रखने हैं आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ और सिर्फ उतना ही आपको पढ़ाती हूँ, ज़्यादा हम इसको लेंथी रखते ही नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ साइंड $100 मिलियन पार्शियल गारंटी प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विद विच बैंक। अब ADB जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है उसने एक फॉलोइंग में से किसी बैंक के साथ ना एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, एक ऐसा $100 मिलियन का पार्शियल गारंटी प्रोग्राम एक लॉन्च किया है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर किया ये? HSBC इंडिया के साथ, जो आपका एक ब्रिटिश बेस्ड बैंक है ना, लंदन में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। इसके साथ आपके ADB ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये इसकी जो इंडिया वाली ब्रांच है उसके साथ। तो इसमें जो 4 लाख माइक्रो बोरोअर्स होंगे ना, लार्जली जो मतलब विमेन ओन्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं मतलब जो छोटे छोटे एंटरप्राइजेज होते हैं जो बेसिकली विमेन ओन्ड होंगे ना, उसको ज़्यादा टारगेट किया जाएगा इसमें। तो ऐसे 4 लाख माइक्रो बोरोअर्स को जो इंडिया में होंगे उनको बेनिफिट मिले इस स्कीम से, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। साथ में ADB का ना ये फर्स्ट पार्टनरशिप है HSBC के साथ, ठीक है। फर्स्ट टाइम ADB ने HSBC के साथ पार्टनरशिप की है और $30 मिलियन का इसमें सारा खर्चा होने वाला है, ओके। 3 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पे अभी ये पैसा लगाया जाएगा। जो मेन होंगी वो 3 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगी, ठीक है, बाय अप्रैल 2022, अप्रैल के एंड तक। और अगर हम बात करें ADB की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है, इसकी बात करें तो इसके प्रेसिडेंट हैं मसत्सुगु असाकावा। मसत्सुगु असाकावा इस्टेब्लिश ये 1966 में हो गया था, हेडक्वार्टर्स के मनीला फिलीपींस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निबिट इंडिया पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर विमेन। महिलाओं के लिए अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए निबिट इंडिया ने निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ निबिट इंडिया ने मिलके विमेन के लिए स्पेशली एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ओके। थोड़े इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जो भी किसी लाइवलीहुड को भी प्रमोट किया जाएगा इसमें, और साथ के साथ जो विमेन स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के विमेन होंगी ना, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और जनरेट की जा सके, वो भी इसका एक बेसिक पर्पज़ रहेगा।
और हेल्थ और वेलनेस को भी इम्प्रूव किया जाएगा इसमें। ऑल इन ऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ के भी बेनिफिट्स मिलेंगे और वेलनेस के भी बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन भी होगी। इन सब चीज़ों के लिए ये वाला जो आपका प्रोग्राम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेबिट इंडिया विल ऑल्सो स्टार्ट अ लाइवलीहुड स्कीम, एक लाइवलीहुड स्कीम भी चलाई जाएगी इसी के अंडर, जिसमें रूरल वुमेन की हेल्थ और उनकी वेलनेस को टारगेट रखा जाएगा। अब इसमें आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ की, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ होती हैं जिनको प्रॉपर मतलब सारे प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं, है ना, उनको माइनॉरिटीज़ जिनको कहते हैं ना, माइनॉरिटीज़ के लिए इसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट की और जनरेशन की जाएगी, ये इसका बेसिक फोकस है, ठीक है। और MDCO की बात करें अगर हम, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MDCO कौन है? हरदयाल प्रसाद, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है, इस्टेब्लिश 1988 में हो चुका है और टैगलाइन है इसकी घर की बात। टैगलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक सब्सिडरी है PNB की, तो टैगलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस्टेब्लिश भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। MDCO आपने ज़रूर याद रखना है, हरदयाल प्रसाद हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के MDCO। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। Who has been appointed to high level expert group on net zero emissions commitments? शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अरुणब घोष को। अरुणब घोष को इस कमेटी में, जो एक नया ग्रुप है, इसमें अपॉइंट किया गया है। तो UN के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरेस, उन्होंने अपॉइंट किया अरुणब घोष को, जो कि इंडिया बेस्ड हैं, टू अ हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप जो नेट ज़ीरो एमिशंस की कमिटमेंट ऑफ नॉन स्टेट एंटिटीज़ को टारगेट करेगा, ठीक है। एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो, आपको बस इतना याद रखना, नॉन ज़ीरो एमिशंस की कमिटमेंट्स करी हैं, उसके लिए ग्रुप रखा है हाई लेवल का, उसमें अरुणब घोष को अपॉइंट कर दिया गया है। ये जो ग्रुप है ये स्टार्ट कब किया एंटोनियो गटरेस ने? इसको इंट्रोड्यूस किया है अभी 31 मार्च 2022 को ही इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। चेयर कौन करेंगे इस ग्रुप को? चेयर करेंगी इसको आपकी कनाडा की मिनिस्टर रह चुकी हैं एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की, जिनका नाम है कैथरीन मैकेना। कैथरीन मैकेना इसको हेड करने वाली हैं, चेयर करने वाली हैं, इसकी चेयरपर्सन रहने वाली हैं, ओके। अब इस ग्रुप का टारगेट क्या रहेगा? इस ग्रुप का टारगेट रहेगा कि स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंडर्ड्स को, जो नेट ज़ीरो एमिशंस को फोकस कर सकें, उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर स्टैंडर्ड रखे जा सकें, बनाए जा सकें, उसको, वो इसका मेन जो पर्पस है वो रहेगा। और अगर हम बात करें थोड़ी सी अरुणब घोष के बारे में अगर हम जानकारी लें, ये जो हैं CEO हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, जो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है, क्लाइमेट और एनर्जी पे ये थिंक टैंक बेस्ड है, दिल्ली में ये सिचुएटेड है। इसके CEO हैं ये, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के CEO हैं अरुणब, उनको अपॉइंट कर दिया गया है इस ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल अंडर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। हरियाणा के जो आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं JP दलाल, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इसके इनिशियल जितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया गया है अभी, वो 10 करोड़ रुपीज़ का है। इसमें जो फार्मर्स हैं ना, जैसे हर साल ऐसे होता है कि फार्मर्स की बहुत सारी क्रॉप जो है वो नेचुरल किसी कैलेमिटीज़ की वजह से या वेदर की वजह से बहुत ख़राब हो जाते हैं, उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अब अगर ऐसा होता रहेगा और फार्मर्स सारा नुकसान झेलते रहेंगे, उनको कोई गवर्नमेंट कंपनसेट नहीं करेगी, तो फिर वो छोड़ देंगे खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी छोड़ दी तो हमारा उसमें सारा नुकसान हो गया, खाना कौन लाएगा फिर? तो उसके लिए थोड़ा रिलीफ उनको प्रोवाइड किया जा सके। जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज़ या वेदर की वजह से उनकी फसल जो है ख़राब होगी ना, उसको कंपनसेट किया जाएगा इस एक स्कीम के अंडर। क्या नाम है स्कीम का? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ओके। अब गवर्नर देख लेते हैं हरियाणा के, बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है, और CM वहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। कैपिटल हरियाणा की है चंडीगढ़। पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट। द RBI हैज़ डिलेड द डेडलाइन फॉर बैंक्स टू यूज लॉकेबल कैसेट्स इन देयर ATMs दैट कैन बी स्वॉप्ड ड्यूरिंग कैश रिप्लेनिशमेंट बाय अ ईयर टिल मार्च 31, 2023। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब RBI ने ना लास्ट टू लास्ट ईयर एक्चुअली RBI ने ये बोल दिया था कि
अब हम ना जो ATMs को वापस रिप्लेनिश करेंगे ना, या वापस उनको जब हम रिफ़िल करने जाएंगे ATMs को, तो हम कैश लेके नहीं जाएंगे। एक लॉकेबल कैसेट्स का उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टम कि हम लॉकेबल कैसेट्स में लेके जाएंगे। लॉकेबल कैसेट्स क्या होती है, ये ना मेनली बॉक्सेस होते हैं, हमारी लेमैन लैंग्वेज में बॉक्सेस होते हैं ऐसे, जिसमें अब कैश लेके जाया जा सकता है इन अ सिक्योर वे। पहले क्या होता था, कैश लेके जाते थे नॉर्मल ब्रांचेस से लेके सीधे कैश की फॉर्म में जब वो जा रहा है ATM तक, तो बहुत रिस्क रहते थे बीच में उसकी चोरी के या ऐसी चीज़ों के। तो उसको अवॉइड करने के लिए लॉकेबल कैसेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा। बट अब इसको, इसकी जो डेट है, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। पहले ये डेट थी March 31, 2022 की, इसी साल की। बट अब जैसे IBA वगैरह, जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन वगैरह हैं और बाकी बैंक्स हैं, उनके आग्रह पे इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है अगले साल के लिए। अब March 31, 2023 टारगेट हो गया। तो बस इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर बनता है आज का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन unveiled the fast and secure transmission of electronic records, FASTR, a digital platform that allows the Supreme Court to send interim orders, stay orders and bail orders to the appropriate authorities via a secure electronic channel. अब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इंडिया के NV रमन, उन्होंने ना फास्टर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। फास्टर की आपको फुल फॉर्म भी बतानी चाहिए, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। नाम से आपको पता लग गया होगा, इसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स रहेंगे ना ऐसे, जो बहुत सिक्योर वे में जाने चाहिए, आगे बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं ये सारे स्टे ऑर्डर्स, इंटरिम ऑर्डर्स, ये सब बहुत ना इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंशियल, मतलब एक सिक्योर वे में इसको आगे ट्रांसफ़र किया जा सके, उसके लिए ये एक डिजिटल एक मतलब प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जहाँ पर इसको इसके साथ डीलिंग हो सके ईजी वे में और डिजिटल वे में। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि NV रमन ने इसको लॉन्च किया है, फास्टर इसका नाम है, और ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक चैनल प्रोवाइड किया जा सके इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट पॉइंटर है आज का, द कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंस द विनय समरस्य योजना। अगेन वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है विनय समरस्य योजना। ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन रहेगा अगेंस्ट द कास्ट प्रिजुडाइज। कास्ट प्रिजुडाइज मतलब जितने भी जाति के नाम पे भेदभाव होते हैं, छुआछूत स्पेशली, उसको अवॉइड करने के लिए, उसके लिए एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये जो है प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है। विनय समरस्य योजना इसका नाम है। ये कर्नाटका की सारी ग्राम पंचायत में लॉन्च किया गया, और ये फॉर्मली अभी तो सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फॉर्मली ये लॉन्च कब होगा? अप्रैल 14 को। 14 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि उस दिन BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है। BR अम्बेडकर दलित के लिए भी बहुत बड़े एक लीडर रहे ना, दलित लीडर रहे हैं ये बहुत बड़े, इसलिए इनके बर्थडे को चूज़ किया गया है इस डे को, इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए। ओके, कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है, अल रेहला द ऑफिशियल मैच बॉल for the FIFA World Cup Qatar 2022 has been revealed by Adidas. It is Adidas 14th World Cup ball and it is designed to accommodate the fastest game speed possible. अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ अल रेहला इस साल की जो आपकी FIFA वर्ल्ड कप होने जा रहा है कतर में, उसकी ऑफिशियल मैच बॉल है जो एडिडास ने रिलीज़ किया। ठीक है, एडिडास ने इसको लॉन्च किया है, ये एडिडास की 14th वर्ल्ड कप बॉल है। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंथनी हर्डिया अपॉइंटेड एज MD CEO ऑफ महिंद्रा मैन्युलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ ये नाम याद रखना है आपको, और कहाँ अपॉइंट हुए हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ में, उतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी FedEx अपॉइंट्स राज सुब्रमण्यम एज इट्स CEO. Raj will replace Frederick W. Smith. Smith, the founder of FedEx, will remain the chairman. तो FedEx ने राज सुब्रमण्यम को CEO बना दिया है। ठीक है, राज सुब्रमण्यम एक इंडियन अमेरिकन एक पर्सन है जिनको नया CEO बना दिया गया है FedEx का। इन्होंने रिप्लेस किया है फ्रेडरिक W. स्मिथ को। फ्रेडरिक W. स्मिथ ना फाउंडर भी रह चुके हैं, मतलब फाउंडर हैं इसके FedEx के। 1971 में इन्होंने फाउंड किया था FedEx को, पर स्मिथ ने ये वाली तो पोस्ट छोड़ दी है, CEO तो नहीं अभी रहे हैं, बट ये चेयरमैन अभी रहेंगे। ठीक है, एज ए चेयरमैन यही अभी काम करेंगे FedEx में, स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, डॉक्टर श्रीराम चौलिया ऑथर्ड अ न्यू बुक ऑन PM मोदीज टैकलिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नेम्ड क्रंच टाइम।
आपको सिर्फ नाम रखना है याद ऑथर का, डॉक्टर श्रीराम चौलिया। बुक इन्होंने जो लॉन्च किया उसका नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। इतना सा आपको याद रखना है। बुक को लॉन्च किसने किया है? मीनाक्षी लेखी ने, जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए। वैसे तो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है ना, बट मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसकी मीनाक्षी लेखी हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया इस बुक को। डॉक्टर श्रीराम चौलिया ने लिखी है क्रंच टाइम। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा दी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इज एक्सपेक्टेड टू बी कमीशनड बाय जुलाई 2024. It is a sea cruise terminal which will be coming up at BPX Indira Dock in Maharashtra. सिर्फ इतना याद रखना है कि वन ऑफ इट्स काइंड जो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इस्टेब्लिश होने जा रहा है वो जुलाई 2024 तक कमीशन हो जाएगा। और कहाँ लॉन्च होगा ये, मतलब कहाँ पर आने वाला ये टर्मिनल? BPX इंदिरा डॉक पे, महाराष्ट्र में। बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंटर है फिनमैप, अ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज़ रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA का लाइसेंस मिल गया है फिनमैप को, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अब इस लाइसेंस के बाद फिनमैप जो है वो इंश्योरेंस और नेशनल पेंशन स्कीम के जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो एज अ वेरीफाइड सेलर अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकेगा, ताकि उसका जो कस्टमर बेस है उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि फिनमैप ने PFRDA से लाइसेंस ले लिया, अब वो उनके प्रोडक्ट्स को ईजिली अपने कस्टमर्स को सेल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एंटेनाज विल बी इन एक्शन टू ट्रैक द सैटेलाइट्स ऑफ इसरो सच एज आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेटरी एंड चंद्रयान 3 लूनर लैंडर एंड रोवर। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एंटेनाज जो हैं वो अब हमारी इंडियन जो इसरो की स्पेस सैटेलाइट्स हैं ना उनको भी अब ट्रैक करेंगे, जिसमें से आदित्य L1 जो है वो एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है, मतलब कि ये सन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने सैटेलाइट लॉन्च किए। और चंद्रयान 3 तो आपको पता ही है थर्ड मिशन रहने वाला है इंडिया का मून के लिए। ठीक है, तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इनमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको कल की क्लास में मिलूंगी 3 अप्रैल, कल की नहीं मंडे की क्लास में मिलूंगी, क्योंकि कल तो संडे, तो कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी। मंडे को मैं आपसे मिलूंगी 3 और 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। ओके, थैंक यू।